नमस्कार दोस्तों, एरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं एक और वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। इस लेक्चर में भी आपको हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि एक दो क्वेश्चन के साथ आपको 2 बातें और पता चल सके। ये लेक्चर अक्टूबर के तीसरे वीक में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1943। आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। आजाद हिंद फौज को सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनाया था, जिसे बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार के नाम से स्थापित किया। आजाद हिंद फौज के बनने में जापान ने काफी सहयोग दिया था। इस फौज में करीब 8,500 सैनिक थे, जिसमें एक महिला यूनिट भी थी जिसकी कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। इस सरकार को जर्मनी, इटली और इसके तत्कालीन सहयोगी देशों का समर्थन मिला, जिसके बाद भारत में अंग्रेजों की जड़ें हिलने लगी थी। 1940 के दशक में भारत के बाहर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यह एक राजनीतिक आंदोलन जैसी सरकार थी। आजाद हिंद सरकार का अपना बैंक भी था, जिसे आजाद हिंद बैंक का नाम दिया गया था। इसकी स्थापना 1943 में हुई। इस बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाई थी। इस सरकार का अपना डाक टिकट और झंडा तिरंगा भी था। वही राष्ट्रगान जन मन गण इसी सरकार के लिए बनाया गया था। एक दूसरे के अभिवादन के लिए जय हिंद के नारे का इस्तेमाल किया जाता था। 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ था। चीन ने पहली बार भारत पर हमला कब किया था? तो 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर पहली बार हमला किया, जिसे भारत चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चीन ने 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तो भारतीय चीन सीमा पर हिंसक घटनाएं शुरू कर दी। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखनी शुरू की थी। तो 1959 में चीनी प्रियम झोउ एनलाइन के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए, जिसमें चीनी फौज भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में रेझांग लाओ और पूर्वी में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। हालांकि चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी और दोनों क्षेत्रों में से एक क्षेत्र पर वापसी की भी घोषणा की थी, जिन पर उन्होंने कब्जा किया था। हालांकि उकसाई चीन से भारतीय पोस्टर गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2020 ब्लैक डे के रूप में कहाँ मनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ब्लैक डे ये क्यों मनाया जा रहा है, हम आपको बताते हैं। भारत में 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 1947 के आक्रमण के दिन घाटी में हिंसा और आतंक फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के विरोध में काला दिवस मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, लूटपाट की और अत्याचार किए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना समर्थित कबायलियों लोगों के लश्कर ने कुल्हाड़ियां, तलवारों और बंदूकों हथियारों से लैस होकर कश्मीर पर हमला किया था, जहां उन्होंने पुरुषों, बच्चों की हत्या कर दी और महिला को अपने गुलाम बना लिया। उन्होंने कहा है कि मिलिशियों ने घाटी की संस्कृति को नष्ट कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। तो एशिया पावर इंडेक्स किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स एशिया प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों को विभिन्न पैमाने पर आंकता है। किसी भी देश को एक बड़ी शक्ति के रूप में रैंकिंग देने के लिए यह आर्थिक संसाधनों, सैन्य ताकत, लचीलेपन, भविष्य की प्रवृत्तियां, राजनीतिक प्रभाव जैसे 8 मानकों पर किसी भी देश को नापता है। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए पश्चिम में पाकिस्तान, तो उत्तर में रूस और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों को शामिल किया जाता है। रिपोर्ट में सभी पैमाने पर पकड़ने के बाद भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। हालांकि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, भारत ने साल भर में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि
की है और सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाया है। हालांकि भारत ने सर्वाधिक जिस क्षेत्र में वृद्धि की है वह रक्षा नेटवर्क। चीन के साथ बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए भारत लगातार मजबूत हो रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 बार 13 शतक जड़ने वाले वीरेंद्र सहवाग का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है 20 अक्टूबर 1978, हरियाणा। वीरेंद्र सहवाग जो कि एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वे दाएं हाथ के आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं। उन्होंने भारत की ओर से पहला एक दिवसीय मैच 1999 में और पहला टेस्ट मैच 2001 में खेला था। टेस्ट मैच में 2 बार 13 शतक लगाने वाले सहवाग अकेले भारतीय बल्लेबाज हैं। आईपीएल में लगातार 5 हाफ सेंचुरी लगाने वाले सहवाग पहले बल्लेबाज हैं। सहवाग दुनिया के सबसे तेज 30 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। मात्र 278 बॉल में 319 रन ठोक डाले थे। हालांकि सहवाग को 2002 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सहवाग एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें 2009 में लगातार 2 बार विजन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। ऐसे ही बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो सहवाग के नाम से दर्ज हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस साल 2020 में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया गया था? सही आंसर है 11 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना है। भारत सरकार ने भी बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी योजनाओं को लागू किया है, जिनके तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक उल्लेखनीय योजना है। भारत में भी 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अल्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 अक्टूबर। पहली बार विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था। यह पहली बार गठिया और अर्थराइट्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित की गई थी। तब ये विश्व गठिया दिवस का अवसर हर साल मनाया जा रहा है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। यह योजना पीएम मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2020 में वर्चुअल प्लेटफॉर्म से लागू की गई थी। योजना की शुरुआत 736 गांवों से की गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद कम होंगे क्योंकि आधार कार्ड की तरह हर संपत्ति कार्ड का नंबर अलग होगा। ऐसे ही जमीन पर बने घरों की मालिकाना हक के लिए भारत सरकार की ओर से एक नई पहल की गई है, जिसे स्वामित्व स्कीम नाम दिया गया है। इस योजना के तहत हर मालिक को सर्वे के बाद संपत्ति कार्ड दिया जा रहा है। अब लाभार्थियों के पास अपने घर के मालिक होने का एक कानून दस्तावेज होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस का नाम 1901 से पहले क्या था? एग्जीक्यूटिव मैंशन। तो राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। 12 अक्टूबर को वर्ष 1901 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन का नाम बदलकर व्हाइट हाउस रखा था। यह राजधानी वॉशिंगटन में मौजूद है। इसका निर्माण 1 नवंबर 1999 में खत्म हुआ था। व्हाइट हाउस का निर्माण किसने किया था? तो व्हाइट हाउस का डिजाइन आयरलैंड में पैदा हुए जेम्स हॉवन ने तैयार किया था। व्हाइट हाउस का निर्माण 1992 से 1800 के बीच पूरा हो गया था। इस तरह से पहली आधारशिला 1992 के अक्टूबर महीने में रखी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की पहचान कहे जाने वाले ओपेरा हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1973। तो ओपेरा हाउस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओपेरा हाउस का उद्घाटन सिडनी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने किया था। लूनर न्यू ईयर का आयोजन प्रत्येक वर्ष ओपेरा हाउस में ही किया जाता है। वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाले ओपेरा हाउस में प्रत्येक वर्ष लगभग 102 मिलियन से अधिक पर्यटन घूमने आते हैं। इसके अलावा यहाँ लगभग 1600 प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार का सिद्धांत देने वाले भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? 19 अक्टूबर 1910 में लाहौर में। वे अपने चाचा सीवी रमन से काफी प्रभावित थे। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने 1983 में नोबेल पुरस्कार हासिल किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 20वीं सदी के उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने खगोल भौतिकी समेत व्यावहारिक गणित एवं भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 18 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर का पहला शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर चंद्रशेखर ने व्हाइट ड्वार्फ स्टार का सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया था यह स्टार निश्चित द्रव्यमान के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जो कि बाद में ब्लैक होल बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नौसैन्य वर्जन का परीक्षण कब हुआ है? तो इसका सही आंसर है 18 अक्टूबर 2020।
इस मिसाइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हम आपको बताना चाहेंगे। ये मिसाइल हवा में ही मार्ग बदल सकती है और अपने लक्ष्य का हमला कर सकती है। मिसाइल थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हमारी तीनों सेनाओं के काम आ सकती है। ब्रह्मोस में 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती है। यह ब्रह्मोस किसी भी तरह की मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है। यह 30 किलोमीटर विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकता है। इस मिसाइल का इंजन और लक्ष्य खोजने की तकनीक रूस द्वारा विकसित की गई है। इसरो ने चांद पर पानी का पता लगाने वाले चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? इसका सही आंसर है 22 अक्टूबर 2020। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के करीब एक पखवाड़े बाद भारत का MIP यान से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा था। उसने चंद्रमा की सतह पर पानी की कणों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत दिए थे। चंद्रयान ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है। यह अंतरिक्ष यान 2009 तक सक्रिय रहा था। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पर 1901 के बाद नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में हुआ था। उनके नाम 355 आविष्कार दर्ज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम व पैसा वर्ष 1866 में डायनामाइट के आविष्कार में कमाया था। 10 दिसंबर 1996 इटली में उनका निधन हो गया था, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के नाम कर दिया था। उनकी इच्छा के अनुरूप वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी।